Hello everyone, I am Pranav and today's topic is compressibility and consolidation. कल हमने थोड़ा बहुत देख लिया था compressibility and consolidation, उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कहाँ तक के देख लिया था, हमने 4 देख लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, प्राइमरी कंसोलिडेशन के। आज हम 5th कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किसका, प्राइमरी कंसोलिडेशन का। 5th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मल्टी स्टेज साइक्लिक लोडिंग कर्व क्या होता है, मल्टी स्टेज साइक्लिक लोडिंग कर्व। ठीक है, तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक्चुअल प्रोसेस है क्या। तो याद करो कल हमने ताजमहल बनवाया था, तो वही ताजमहल आज फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो मान लो कोई एक लैंड है, लैंड कहाँ, आगरा में, जहाँ पे ताजमहल है। वहाँ पे ताजमहल जब बना होगा स्टार्टिंग में जब बन रहा होगा तब कुछ वाइड रेशो होगा, कितना, E0 वाइड रेशो होगा। जब वो ताजमहल बन गया, तो ये बन गया, तो कुछ क्या होगा, कंप्रेशन होगा और कंसोलिडेशन होगा, तो वॉल्यूम में कुछ क्या होगा, चेंज होगा। जब वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, ठीक है, तो वो वाइड रेशो ऑटोमेटिकली कम करेगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये थी कि कल हमने क्या बोला था कि हम क्या, ताजमहल को हटा के हमारा घर बनाएंगे वहाँ। ठीक है, तो जब हमने हमारा घर बनाना स्टार्ट किया तो पहले ताजमहल को हटाना पड़ेगा। जब ताजमहल को हटाओगे तो क्या होगा, कुछ थिक्सोट्रॉपी मतलब कुछ वाइड रेशो या वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसका, सॉइल का। क्यों, क्योंकि अब उसके ऊपर से लोड हट चुका है जो उसके ऊपर सालों से था, तो कुछ जो था वो क्या होगा, वाइड रेशो रिकवर करेगा। तो वो पूरा रिकवर करेगा क्या, वो पूरा रिकवर नहीं करेगा, वो कुछ E1 रिकवर करेगा। ठीक है, तो ये E1 रिकवर करेगा। उसके बाद क्या होगा कि अब क्या, तुम्हारी इच्छा क्या थी, वो रिकवरी तो उसने कर ली, तुमने ताजमहल हटा लिया। अब उसके बाद तुम अपना घर बना रहे थे, तो ये जब तुम अपना घर बनाओगे तो ग्राफ कुछ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे घर का लोड और ताजमहल का लोड अगर सेम हुआ तो क्या होगा, यहाँ तक के कर्व सेम आएगा। उसके बाद अब तुम क्या, घर को बंगलो बना रहे हो जिसका वेट ताजमहल से भी ज़्यादा है, तो आगे क्या होगा, आगे ये तो ओवर कंसोलिडेटेड हो गया, आगे क्या होगा, आगे वापस से नॉर्मल कंसोलिडेशन। ठीक है, आगे वापस से क्या होगा, नॉर्मल कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये कौन सी स्टेज थी, ये फर्स्ट स्टेज थी। ये कौन सी थी, ये सेकंड स्टेज थी जब उसने रीगेन किया था। ये कौन सी थी, ये थर्ड स्टेज थी। और ये कौन सी थी, ये फोर्थ स्टेज थी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये क्या हुआ, एक मल्टी स्टेज साइक्लिक लोडिंग हो गई। मल्टी स्टेज कैसा, पहले लोड किस पे है सॉइल का, ये ग्राफ किसके बीच में था, ये तो आपको पता चल गया होगा। ई क्या है, वॉइड रेशो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच का था, इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच का था। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग कुछ स्ट्रेस होगी। कहानी अगर समझ गए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सिग्मा 1 होगा और ये क्या होगा, सिग्मा 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कर्व क्या दिखा रहा है, फर्स्ट कर्व क्या दिखा रहा है, सेकंड क्या दिखा रहा है, थर्ड क्या दिखा रहा है। तो ये फर्स्ट क्या दिखा रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और लास्ट वन इज फोर्थ। तो काफ़ी सिंपल है। देखो फर्स्ट कर्व क्या दिखा रहा है, फर्स्ट कर्व दिखा रहा है कि कौन सी स्टेज में है सॉइल। फर्स्ट कर्व दिखा रहा है, फर्स्ट कर्व क्या दिखा रहा है, कौन सी स्टेज में सॉइल पे फर्स्ट टाइम फ्रेशली load लगा था, नया लोड लगा था जब ताजमहल बना था। तो क्या हुआ, ये नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टेज में आ गया। कौन सी स्टेज में आ गया, नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टेज में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे गया और ताजमहल तुमने हटा दिया, और इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल स्टेज या फर्स्ट टाइम लोडिंग हुई है, तो इसको और क्या बोलते हैं, और वर्जिन कर्व। ठीक है, अब क्या हुआ, जब तुमने लोडिंग हटाई तो कुछ क्या हुई, स्वेलिंग हुई या थिक्सोट्रॉपी हुई। तो इसमें क्या हुआ,
सॉइल का जो स्टेज 2 था उसमें क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ सॉइल, स्वेलिंग ऑफ सॉइल मास। और अब जब तुम अपना घर बना रहे थे रेड कलर वाले में, थर्ड स्टेज देखो जो रेड कलर से, उसमें क्या हुआ, उसमें सॉइल कौन से स्टेज में, उसमें है ओवर कंसोलिडेटेड। क्यों, इतना लोड उसके ऊपर पहले लग चुका था, अब धीरे धीरे बना रहे हो तो ये कौन सी हो गई, ओवर कंसोलिडेशन स्टेज में। और लास्ट वाली कौन सी है, फोर्थ वन। अब इसमें क्या हुआ, ताजमहल बनने के बाद फिर से नई लोडिंग आई मतलब फिर से नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व। तो लास्ट वन कौन सा दिखाएगा, ये नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पूरी मल्टी साइक्लिक लोडिंग कर्व कैसे कैसे होता है। अब बात करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी की, ठीक है। चलिए आइए सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी है, फील्ड कंसोलिडेशन कर्व क्या होता है। फील्ड कंसोलिडेशन कर्व क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है फील्ड पर और दूसरी चीज़ें कहाँ होती है, लैब में, ठीक है। फील्ड पर और लैब में। तो कोई एक क्या है, सॉइल मास है, ये क्या है तुम्हारा ग्राउंड लेवल, सॉइल मास कहाँ है, यहाँ पे है। ऊपर से क्या लग रही है, ऊपर से स्ट्रेस लग रही है। ऊपर से कितनी स्ट्रेस लग रही है, ऊपर से सिग्मा नॉट बार की स्ट्रेस लग रही है कि कौन से सॉइल मास पे, 1 नंबर के सॉइल मास पे, ठीक है। तो इसका कर्व कैसा होता है वो देखते हैं। तो इसका कर्व मेनली जो होता है, कितनी स्ट्रेस लग रही है, सिग्मा नॉट बार। ये किस में, लॉग में आएगा, किस में आएगा, लॉग इफेक्टिव, लॉग सिग्मा नॉट बार, ठीक है। तो देखो जब इसका वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग इफेक्टिव कर्व बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब वहीं अब क्या करोगे तुम, ये कौन सा कर्व था, ये फील्ड कंसोलिडेशन, ये कौन सा था, फील्ड कंसोलिडेशन कर्व। अब क्या हुआ, तुमने जब ये जो सैंपल था, अब इसको, ये सॉइल मास को उठा के कहाँ लाए, लैब में लाए टेस्टिंग के लिए। तो सॉइल सैंपल कैसा हो गया, जब इसको यहाँ पे लैब में लाए तो ये कैसा हो गया, डिस्टर्ब्ड। ये क्या हो गया, डिस्टर्ब्ड सॉइल मास। डिस्टर्ब्ड सॉइल मास तो हो ही गया है, और साथ में क्या है, ये पहले कैसा था, जब फील्ड में था तो ये कैसा था, ये था अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब था। जब फील्ड में लाए तो क्या हुआ कि ये कैसा हो गया, डिस्टर्ब्ड सॉइल मास हो गया, है ना। डिस्टर्ब सॉइल मास, जो सैंपल कलेक्ट किया जिसने, मान लो उसने कुछ गलती कर दी, है ना, हो सकता है उसने कहीं पटक दिया हो, कुछ कर दिया हो, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस आ गया उसमें, है ना। पहले उसमें सिग्मा नॉट का आ रहा था, अब उसको क्या कर दिया तुमने, अब ला लिया लैब में, तो ऊपर से सिग्मा नॉट कितना आ रहा है, सिग्मा नॉट बार आ रहा है 0। क्यों, ऊपर से तो कुछ लोड है ही नहीं, तुम तो उसको निकाल के लिया है। तो ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये जो क्या सॉइल मास के ऊपर ये जो सिग्मा नॉट बार था वो 0 हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली कोई डिस्टर्बेंस आता है। तो ये क्या ब्लू कलर से क्या शो कर रहा है, डिस्टर्बेंस शो कर रहा है ना। ये जो थोड़ा कर्व में वो डिस्टर्बेंस शो कर रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड हो गया सैंपल, इसलिए ये लैब कर्व में क्या होता है, थोड़ा सा कर्व आता है और उसके बाद ये वापस से स्ट्रेट हो जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है, लैब कर्व। ये कौन सा कर्व है, लैब कर्व, लैब कर्व, ठीक है। अब ये डिस्टर्ब्ड होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा कर्व आ जाता है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आती है, स्लोप में चेंज आता है। तो ये दोनों फील्ड कर्व और लैब कर्व कहाँ मिलते हैं, फील्ड कर्व और लैब कर्व एक वॉइड रेशियो पे आके मिलते हैं, जिसका होता है 0.42 E0 पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, 0.42 E0 पे आके मिलेंगे, ठीक है। 0.42 पे आके मिल जाएंगे दोनों कर्व, लैब कर्व और फील्ड कर्व।
ये जो स्टार्टिंग में कर्व आया था, कर्वी लीनियर दिख रहा था जो, वो किसके कारण आ रहा था? वो डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल के कारण आ रहा था। आप सॉइल मास को उठा के आप कहाँ लैब में लाओगे तो कोई डिस्टर्ब होगा, और ऊपर जो स्ट्रेस आ रही थी यहाँ पे पहले से, इनका भी कुछ वेट होगा सॉइल मास का, वो किस पे आ रहा था 1, वो ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो उसके कारण जो भी चेंज आया वो कर्व में रिफ्लेक्ट होता है। तो लैब कर्व में कुछ चेंज आता है, बट धीरे धीरे आप प्रोसेस को और करोगे आगे और एनालिसिस करोगे तो एक टाइम आएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा और कहाँ मिलेगा? फील्ड कर्व पे आके मिल जाएगा। कितने पे? 0.42 E0 पर मिल जाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज थी? ये प्राइमरी कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती है। अब आगे पढ़ते हैं तरजागी के एनालिसिस कि तरजागी ने क्या एनालिसिस किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं तरजागीज 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, ठीक है। तरजागी की 1D कंसोलिडेशन थ्योरी देखनी पड़ेगी। उसमें क्या पढ़ेंगे हम? स्प्रिंग एनालॉजी, जो हमने पहले देख चुका है, बट एक और बार देखते हैं। स्प्रिंग एनालॉजी का पहले पूरा समझ लो। ये क्या लगी हुई है? ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, स्प्रिंग लगी हुई है। ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है? 3 कंपार्टमेंट है, 3 कंपार्टमेंट है, उसमें एक कंपार्टमेंट में 3 स्प्रिंग लगी हुई है। और ये कैसे? ये परमिएबल है। बीच में क्या है? डिवाइड किया गया इन कंपार्टमेंट को, परमिएबल। पोरस है ये, पोरस, इनमें क्या है? पोर्स है, ठीक है। इनमें क्या लगे हुए? पोर्स लगे हुए। तो जब स्टार्टिंग में जब ये इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं थी, तो वाटर लेवल कहाँ तक के राइज करेगा? वाटर लेवल सब में कहाँ तक के राइज करेगा? वाटर लेवल यहाँ राइज करेगा। मतलब ये क्या है? बिफोर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस लगाने से पहले वाटर लेवल कहाँ था? ये यहाँ पे था, ठीक है। अब ये क्या लगे थे अपने? ये पीजोमीटर लगे थे। अब क्या किया मैंने कि ऊपर से Δ1 का एक एप्लीकेशन लगाया। क्या लगाया? फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, ठीक है। ऊपर से क्या लगाया? टोटल स्ट्रेस लगाया। तो अब अपने को पता है टोटल स्ट्रेस जब अपन लगाएंगे तो ये क्या होगा? ये कंप्रेस होगा। क्यों कंप्रेस होगा? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर तो वाटर भी है, तो जब जैसे ये कंप्रेस होगा तो वाटर लेवल कहाँ पहुंच जाएगा? वाटर लेवल पहुंच जाएगा इधर ऊपर। और ये जो डेवलप होगा, ये क्या डेवलप होगा? ये होगा क्या? UI अपना क्या था? ये UI एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो जैसे ये डेवलप होगा, और टाइम कितना लेंगे इसमें? एट t इक्वल्स टू 0। क्यों? एट इंस्टेंट प्रोसेस है। इंस्टेंट प्रोसेस में क्या होगा कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। तो सेकेंड चीज क्या हुई? सेकेंड चीज एट t इक्वल्स टू 0 डेल्टा सिग्मा क्या होता था? डेल्टा सिग्मा बार प्लस UI एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो अब क्या है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको पहले बताया था 3rd चैप्टर में, जिसको नहीं पता वो देख सकता है 3rd चैप्टर में। तो ये तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो क्या है? 0 है। तो अभी क्या हुआ? डेल्टा सिग्मा इक्वल्स टू UI होगा एट t इक्वल्स टू 0 पे, कि जितना इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है ऊपर से जितना सरचार्ज आ रहा है उतना ही क्या लगेगा? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर लगेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे ये स्प्रिंग अपना वर्क करेगी और उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, तो यहाँ से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो मान लो ये t इक्वल्स टू T1 एंड t इक्वल्स टू T2, कुछ ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये कम होते जाएगा तो लोड कौन लेगा? तो एट t इक्वल्स टू, तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट एट t इक्वल्स टू T2 देखते हैं। तो डेल्टा सिग्मा क्या हो रहा है? डेल्टा सिग्मा की क्या होता है? डेल्टा सिग्मा बार प्लस UI। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई धीरे धीरे पोर वाटर प्रेशर क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है।
तो तरजागी ने पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद क्या होगा, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देखो एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाटर कहाँ जाएगा, वाटर अपने नॉर्मल जगह पे आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो एट फोर्थ पॉइंट एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो डेल्टा सिग्मा इक्वल्स टू डेल्टा सिग्मा प्लस यू आई, और यहाँ यू आई कितना हो चुका है, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर 0 हो चुका है। और ये जो था, अब टोटल स्ट्रेस कौन ले रहा है, वो पूरे सॉलिड ग्रेन्स ले रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, पोर वाटर प्रेशर पूरा खत्म हो गया। अब पोर वाटर प्रेशर जब पूरा खत्म हो, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जब खत्म हो गया, तो तरजागी ने क्या बोल दिया कि जब ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पूरा पोर वाटर प्रेशर खत्म हो जाएगा तो आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, मतलब आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। तो एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी यू आई टेंड्स टू क्या होगा, यू आई टेंड्स टू 0, इट मीन्स प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट्स। ठीक है, क्या हुआ, फोर्थ स्टेज में जैसे ही ये पूरा एक्सिस पोर वाटर प्रेशर 0 हुआ तो तरजागी ने बोल दिया कि आपका एक्सिस पोर वाटर प्रेशर 0 हो चुका है, तो मतलब क्या हो चुका है, आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। कितने पे हो, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी टाइम लगेगा इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, तरजागी की स्प्रिंग एनालॉजी हो गई। और जहाँ पे प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, प्राइमरी कंसोलिडेशन मतलब पोर से जो पानी जाना था वो जा चुका और जितना रह गया है उतना रह गया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पूरी स्प्रिंग एनालॉजी। अब क्या है, इसमें तरजागी ने कुछ अजम्पशंस लिए थे तो हमको अजम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम तरजागी के अजम्पशंस पर। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कि तरजागी के अजम्पशंस। तो पहला अजम्पशन सबको पता है, सॉइल मास इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ये होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मैंने फ्लोनेट्स में बहुत अच्छे से समझाया है। जिसको अगर नहीं देखा होगा, जिसको नहीं पता है, वो फ्लोनेट्स वाला वीडियो देख लेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं फर्दर बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सॉइल मास इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। सेकेंड वन इज व्हाट, डार्सीज लॉ, डार्सीज लॉ इज वैलिड। डार्सीज लॉ इज वैलिड मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फ्लो इज लैमिनार, फ्लो इज लैमिनार। तीसरा थर्ड अजम्पशन जो इन्होंने लिया वो लिया, सॉइल मास इज सैचुरेटेड ड्यूरिंग प्राइमरी कंसोलिडेशन, ड्यूरिंग प्राइमरी कंसोलिडेशन मतलब पूरी जो प्रोसेस चल रही है कंसोलिडेशन की, प्राइमरी कंसोलिडेशन की, वो उसमें सॉइल मास कैसा है, पूरा सैचुरेटेड है। अब इसका समझने वाला मतलब ये है कि भाई सॉइल मास को कैसे ले लिया, सैचुरेटेड ले लिया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो कॉम्पैक्शन था, इनिशियल कंप्रेसिबिलिटी थी, इनिशियल कॉम्पैक्शन था, उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट इनिशियल कंप्रेशन, नेग्लेक्ट क्या कर दिया, इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब आगे बात करते फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट है सीवी। सीवी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, CV is
कांस्टेंट। इसके लिए थोड़ा वेट करो, अभी हम CV पढ़ेंगे क्या होता है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गए। 5वां जो है, इन्होंने कैसा एनालिसिस किया था कि इन्होंने बोला था कि कंसोलिडेशन इज वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब कंसोलिडेशन इज वन डायमेंशनल मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो भी वॉल्यूम में चेंज होगा वो किसके कारण होगा, वो होगा सिर्फ डेप्थ के चेंज के कारण। मतलब एरिया को क्या मान लिया, एरिया को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो ये बात हो गई एरिया कांस्टेंट की। और 6 पॉइंट, सॉइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब ये सॉइल सॉलिड्स को क्या मान लिया, इनकम्प्रेसिबल मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल सॉलिड्स अगर इनकम्प्रेसिबल है तो अपना थर्ड हालत को तो सीन ही नहीं आएगा। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्यों होता था, उनके रीएडजस्टमेंट के कारण हो रहा था। अब वो इनकम्प्रेसिबल मान लिए कि भाई उनमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इनकम्प्रेसिबल है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा। और सॉलिड के वॉल्यूम चेंज नहीं आने से क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन नेग्लेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज not considered। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 अजम्पशंस थे तरजागी के। ठीक है, मैंने काफ़ी शॉर्ट में और अच्छे से समझाया है, ये चीज़ें दिमाग में घुसनी चाहिए कि भाई उन्होंने क्या लिया था और उनके मेन पर्पस क्या थे। ये जो ब्लैक से ये जो ब्रैकेट में लिखे ये इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अजम्पशन याद तो सब कर लेंगे रट के, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई डार्सीज लॉ वैलिड है मतलब ऑटोमेटिकली फ्लो लैमिनार हो गया। सॉइल मास इज सैचुरेटेड ड्यूरिंग द प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या है कि सॉइल मास को सैचुरेटेड मानना है पूरी प्रोसेस में। तो पूरी प्रोसेस में जब सैचुरेटेड माना है तो भाई इनिशियल कंप्रेशन क्या है, वो हवा वाला सीन तो गायब ही हो गया। जो कॉम्पैक्शन करके हवा निकालते थे अपन वो तो गायब हो गया। तो ये मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और कंसोलिडेशन इज 1D। 1D क्या है, अभी तरजागी ने क्या है स्प्रिंग एनालिसिस किया था, वो क्या था, वन डायमेंशनल था। चेंज इन डेप्थ के कारण क्या हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था। तो उसने मान लिया कि कंसोलिडेशन इज अ 1D। कंसोलिडेशन क्या था हमारा, वन डायमेंशनल। तो मतलब एरिया को कांस्टेंट मान के डेप्थ चेंज करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और आखिरी में माना सॉइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन उसने कंसिडर ही नहीं किया। तो ये क्या है, कुछ तरजागी के अजम्पशन हुए। हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें और आगे चलिए आइए अब देखते हैं तरजागी का क्या। 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन फॉर तरजागी ने क्या दी थी, 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन क्या दी थी तरजागी ने, डेल्टा U बाय डेल्टा T इक्वल्स टू CV डेल्टा U बाय डेल्टा 2U बाय डेल्टा Z2। अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि भाई ये डेल्टा du बाय dt क्या है, du बाय dt क्या है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन है, ये रेट ऑफ कंसोलिडेशन है। CV क्या है यहाँ पे, ये इक्वेशन याद करनी नहीं है, बट लेकिन ये इक्वेशन में हमारे जो बचे हुए 2 कांस्टेंट है वो आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी इक्वेशन दूसरे कारण से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये तरजागी की 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन है। जो उसने अज्यूम किया था ना कि कंसोलिडेशन इज 1D, तो उसने सीधे इक्वेशन बताई थी कि डेल्टा U बाय डेल्टा T इक्वल्स टू CV डेल्टा 2U बाय डेल्टा Z2। तो डेल्टा U बाय डेल्टा T क्या है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब किस रेट से कंसोलिडेशन हो रहा है। और CV क्या है, CV है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा चौथा
कांस्टेंट आ गया CV। अब CV हमने पढ़ चुका है। CV हमने कब पढ़ चुका है? हमने जब परमेबिलिटी पढ़ा था तब CV पढ़ा था, K इक्वल्स टू CV MV गामा W। तो वहाँ से CV का फॉर्मूला क्या आएगा? K अपॉन MV गामा W। तो ये तो बात हो गई कौन से हमारे चौथे कोएफिशिएंट की। अब यहाँ पे हमें पांचवा कोएफिशिएंट भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है, MV, वेयर MV K इज परमेबिलिटी, वेयर K इज permeability of soil, permeability of soil, गामा W तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और वाटर की यूनिट वेट है, और MV क्या है? MV जो है हमारा नया पांचवा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वो पहला कौन सा था? वो था कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ये कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। वो था कंप्रेसिबिलिटी, ये वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो ये वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का क्या सीन है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये MV क्या होता है? MV होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अब क्या होता है, अब आगे मैं प्रूफ करूंगा क्या, माइनस डेल्टा V अपॉन V0 इक्वल्स टू E0 बाय 1 प्लस E0। ठीक है, तो ये आगे अभी प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया। ये कब प्रूफ होगा? जब हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन में ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो तब तक के थोड़ा बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डेल्टा V क्या है कि भाई ये सॉलिड्स था और ये वाटर था। अब कुछ वॉल्यूम में क्या आया? चेंज आया। तो ये वॉल्यूम में कितना चेंज आया? ये सॉलिड और ये वाटर, ये कितना है? डेल्टा V का चेंज आया। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव मत दिखा रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या था? इनिशियल वॉल्यूम था V0। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, डेल्टा V0। तो ये आया, ठीक है। किसके कारण आया? चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा। तो ये डेल्टा V0 किसके बराबर होगा? ये किस में चेंज हुआ है? सॉलिड्स में तो चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं हम। तो वाटर में चेंज आया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हुआ है। क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो अब मैं ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि ऐसा होता है, ये प्रूव करके दिखाएंगे क्योंकि इसका अलग इंपॉर्टेंस है। तो MV क्या होगा? MV को मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूँ तो माइनस ऑफ E0 अपॉन 1 प्लस E0 अपॉन डेल्टा सिग्मा नॉट बार। और ये नेगेटिव तो है ही, ठीक है, नेगेटिव तो है ही, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया। अब देखो माइनस E0 अपॉन डेल्टा सिग्मा नॉट क्या बार क्या होता था? इंटू 1 अपॉन 1 प्लस E0। तो ये क्या होता था? ये हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट ऑफ MV इक्वल्स टू, ये क्या था? E0 डेल्टा E0 अपॉन 1 प्लस E0। तो ये क्या होगा? डेल्टा E0 माइनस डेल्टा E0 अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। तो ये क्या आएगा? AV कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, नॉट वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो ये क्या आ रहा है? ये आगे मैं यहाँ लिखता हूँ MV इक्वल्स टू AV अपॉन 1 प्लस E0, वेयर AV इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा E अपॉन E0, AV इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा नॉट बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया? MV का फॉर्मूला आ गया AV इक्वल्स टू 1 प्लस E0। तो अब आपके पांचों आ चुके हैं, पांचों कोएफिशिएंट आ चुके हैं आपके। तो पांचों कोएफिशिएंट जब आ चुके हैं तो उनकी यूनिट्स आप एक पेपर पे लिख के याद कर लेना कि क्या क्या यूनिट्स होती है और कौन से के क्या क्या फॉर्मूले। पहला AV कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, चौथा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और पांचवा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो इन सब के फॉर्मूले और इन सब की यूनिट्स लिख के कमेंट कर देना या मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना,
ठीक है, ये निकालना खुद से, जब ये खुद निकालोगे तो तुमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो ये तरजागी का 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे और देखेंगे जो जो चीज़ें हैं बची हुई है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इनिशियल कंप्रेशन के 3 फॉर्मूले बचे हुए हैं, तो वो कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल।